नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी कोर्स ए कृत का भाग 1 पाठ रीढ़ की हड्डी जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो प्रश्न उत्तर लेकर आ जाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? उत्तर, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान में अपना जमाना याद आता है। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ये यादें अपने आप आती हैं, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वे दोनों अपने ज़माने को वर्तमान से अच्छा मानते हैं, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर जमाने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं, इसलिए उन्हें दोनों जमानों को समान महत्व देना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा, रामस्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर, रामस्वरूप एक समझदार पिता है, तभी तो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाता है, लेकिन विवाह के लिए जब लड़के वालों उसकी बेटी को देखने आते हैं तब वे कभी कम पढ़ी लिखी बहू की चाय रखने की बात करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनका कहना नहीं मानेगी, बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी और उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। इसलिए रामस्वरूप लड़के वालों की मानसिकता को समझकर मजबूरी में अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपा लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है, फिर भी रामस्वरूप अपनी लड़की से ये अपेक्षा करते हैं कि वह लड़के वालों के सामने पाउडर और क्रीम लगाकर सुंदर ढंग से आए और अपने गुणों से उनका दिल जीत ले, जिससे वह उन्हें पसंद आ जाए। रामस्वरूप एक उच्च शिक्षित बेटी के पिता होते हुए भी लड़के वालों को कम पढ़ा लिखा बताते हैं, जो उचित नहीं है। ऐसा करके वे झूठ और दिखावा को बढ़ावा देते हैं, परंतु वह ये क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की की भी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद एक पढ़े लिखे वकील हैं, फिर भी वह विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसलिए वे बीच बीच में कहते हैं चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। वे विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे शायद भूल रहे हैं कि ऐसा करने से आपसी संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है। रामस्वरूप को अपनी पढ़ी लिखी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाना गलत है। उन्हें तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए और उसके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। उन्हें उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश करनी चाहिए। यहाँ रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे मजबूर होने के कारण गोपाल प्रसाद से कम अपराधी हैं। रामस्वरूप का वश चलता तो गोपाल प्रसाद जैसे लोगों को खरी खरी सुनाता। प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। पहला, शंकर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है। दूसरा, वह अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तीसरा, शंकर हमेशा लड़कियों के छात्रावास के आसपास घूमता रहता है। चौथा, वह शरीर से कमजोर है, इसलिए ठीक से बैठ भी नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समाज में शंकर जैसे लड़कों की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तो शरीर से कमज़ोर है और खुद कोई निर्णय नहीं ले सकता। वह अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। ऐसा लड़का विवाह के बाद ठीक से घर नहीं चला पाएगा। उसके परिवार में हमेशा क्लेश बना रहेगा। ऐसे लोगों से समाज को कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। समाज को उमा जैसी उच्च शिक्षित और साहसी लड़की की ही जरूरत है, जो निडर होकर गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे छोटी मानसिकता रखने वालों को खरी खरी सुनाती है। उमा निडर और गुणवान है। समाज में जब उसके जैसी लड़कियां होंगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। हमें ऐसी लड़कियों का सम्मान करना चाहिए।
प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शंकर स्वयं निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है। यदि वह समझदार होता तो उसके पिता उसके सामने कम पढ़ी लिखी लड़की की बात ही नहीं करता। वह कायर होने के कारण अपने पिता की हाँ में हाँ करता रहता है। उसकी इस कायरता के कारण ही उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके अच्छे रिश्ते प्रेम और अपनेपन से बनते हैं। इस पाठ के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि लड़का और लड़की दोनों में ही समानता होनी चाहिए। स्त्री को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सफल और सार्थक है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, कथा वस्तु के आधार पर उमा एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं। इस एकांकी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, उमा और शंकर। वैसे तो पूरी कहानी में रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद ही छाए रहते हैं, लेकिन कहानी उमा और शंकर के विवाह के निकट ही घूमती है। ये मंच पर भले ही ना हो, लेकिन बात इन्हीं दोनों के बारे में होती है। शंकर मुख्य पात्र हो सकता था, लेकिन वह कमजोर साबित होता है। इसलिए उमा एक शिक्षित और निडर पात्र के रूप में उभर कर सामने आती है। वह गोपाल प्रसाद और शंकर को परास्त कर देती है। वह कुछ समय के लिए आकर भी कहानी और पाठक दोनों को प्रभावित करती है। वह समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। उसे हम इस कहानी की प्रभावशाली पात्र कह सकते हैं। इसलिए उमा ही रीढ़ की हड्डी की मुख्य पात्र है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। रामस्वरूप, पहला, वह आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति है। दूसरा, वह स्त्री शिक्षा का समर्थक है। तीसरा, स्त्री शिक्षा का समर्थक होने के कारण वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाता है। चौथा, वह अपनी बेटी को पढ़ाकर गर्व करता है। पांचवां, वह अपनी बेटी की शादी के कारण उसकी शिक्षा छिपाता है। छठवां, वह एक मजबूर और कायर पुरुष का परिचय देता है। सातवां, वह लड़की लड़का में भेद नहीं करता है। गोपाल प्रसाद, पहला, वह पढ़ा लिखा वकील है। दूसरा, वह चालाक और लालची है। तीसरा, वह स्त्री शिक्षा के विरोधी है। चौथा, वह विवाह को बिजनेस मानता है। पांचवां, वह अपने ज़माने को अच्छा मानता है। छठवां, वह पुरुष सत्ता का समर्थक है। सातवां, वह लड़का लड़की में भेद करता है। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर, इस एकांकी के उद्देश्य निम्न है। पहला, यह एकांकी लड़का लड़की समानता का समर्थक है। दूसरा, स्त्री शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। तीसरा, बेटियों के विवाह में माता पिता को होने वाली परेशानियों को उजागर करना। चौथा, लड़की के पिता को सीख देना। पांचवां, स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। छठवां, लड़कियों को विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना। सातवां, लड़कों की सच्चाई को सामने लाना। आठवां, विवाह को बिजनेस समझने वाले लोगों को सामने लाना। नौवां, नारी को साहसी और निडर बनाना। 10वां, स्त्री शिक्षा के विरोधियों को सामने लाना। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, लोगों को स्त्री शिक्षा का महत्व बताकर। दूसरा, लड़का लड़की में कोई भेद ना करके। तीसरा, उसका हमेशा सम्मान करके। चौथा, स्त्रियों के प्रगति गलत प्रचार को रोककर। पांचवां, लड़कियों को सभी क्षेत्रों में आगे आने के लिए प्रेरित करना। छठवां, हम उन्हें हमेशा अच्छी नज़र से देखेंगे। सातवां, महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार जीने देना चाहिए। आठवां, उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करके। नौवां, उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार देकर। 10वां, लड़की के जन्म पर खुशियां मनाएंगे। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्न और उत्तर समाप्त हुए। आप हमेशा खुश रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।